Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 11. पाठ 11 का नाम है अनोखा तीरंदाज. आप जानते हो अनोखा तीरंदाज चैप्टर में क्या है? आपने घर पे पढ़ी थी स्टोरी? अभी नहीं पढ़ी होगी. चलो आज मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे और चैप्टर को समझेंगे भी. ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या दिया हुआ है. क्या आप जानते हैं वर्षों पहले मोटर गाड़ियों के अभाव के कारण लोगों को यात्रा करने में कई कई दिन लग जाते थे. लोग किस्से कहानियां सुनाकर धर्मशालाओं में रातें गुजारते हुए अपनी आगे की मंजिल तय करते थे. प्रस्तुत कहानी हमारी आंखों के सामने प्राचीन समय का एक जीवन उदाहरण प्रस्तुत करती है. साथ ही हमें इस बात का संदेश देती है कि दूसरों की बातों का आंखें बंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए. वाह, ये स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है. चलिए अभी हम इसको रीड करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया है. अनोखा तीरंदाज का मतलब क्या हुआ. बहुत समय पहले की बात है कि जब भारत में रेलगाड़ियां, मोटर कारें और हवाई जहाज नहीं चलते थे, लोग बैलगाड़ियों और घोड़ों पर सफ़र करते थे. ये बात आपको भी पता है, बहुत साल पहले की बात है. हमारे पास गाड़ियां, मतलब गाड़ियां, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज कुछ भी नहीं था और लोग बैलगाड़ियों से और घोड़ों के साथ सफ़र करते थे. उन दिनों मथुरा नगरी में गंगाराम नाम का एक अमीर आदमी रहता था. उस टाइम पे मथुरा नगरी में एक गंगाराम नाम का कौन रहता था? अमीर आदमी रहता था. वह जिस तरह नाई से अपनी हजामत बनवाता था, उसका नाम बुलाकी था. मतलब जो उसकी हजामत, मतलब जो नाई आता था उसके घर पे, उसका नाम क्या था? बुलाकी था. ठीक है. एक बार गंगाराम ने अपनी हजामत बनवाते हुए बुलाकी से कहा, बुलाकी, इस बार कार्तिक मास में गंगा स्नान करके गढ़गंगा चलना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गंगाराम ने गंगा स्नान के लिए कहाँ चलने को कहा था? गंगा स्नान करने के लिए गंगाराम ने गंगा स्नान के लिए गढ़गंगा चलने को कहा था. कहाँ का चलने को? गढ़गंगा चलने को कहा था. इसका क्वेश्चन का आंसर ये है. बुलाकी नाई ने उत्तर दिया, ज़रूर चलूँगा यजमान, पर मेरी एक शर्त है. रास्ते में मैं जो भी अजूबा देखूंगा उसका उत्तर आपको देना होगा. यदि आपने उत्तर नहीं दिया तो मैं बीच रास्ते में से वापस अपने घर लौट आऊँगा. तो मुझे तेरी शर्त मंजूर है. बुलाकी नाई ने की शर्त सुनकर गंगाराम ने क्या उत्तर दिया? उसने उनकी शर्त को मंजूर कर लिया. गंगाराम ने उत्तर दिया, अब कार्तिक मास आने पर दोनों बैलगाड़ियों में बैठकर गुड़मुक्तेश्वर यानी गढ़गंगा के मेले के लिए चल पड़े. कार्तिक मास आने पर बैलगाड़ी बैठकर दोनों कहाँ गए थे? बुलाकी और गंगाराम गढ़मुक्तेश्वर यानी गढ़गंगा के मेले गए थे. रात के समय उन्होंने रामगढ़ के बाहर एक सराय में डेरा डाला. बुलाकी खाने पीने का इंतजाम करने बाजार चला गया. वहां उसने एक अजीब दृश्य देखा तो लौटकर अपने मालिक गंगाराम से पूछने लगा, मालिक, बाजार में एक अंधेड़ स्त्री की पालकी को वहां का राजा और कहार उठाए लिए जा रहे थे और 15-16 का लड़का हाथ में धनुष बाढ़ लिए साथ साथ चल रहा था. गढ़गंगा में मेले के लिए जाने के लिए उन दोनों को किस साधन में अपनाया था? उन्होंने जाने के लिए बैलगाड़ी में बैठकर का साधन अपनाया था. और क्या हुआ कि जब वो खाना पीना लेने के लिए बाजार गया तो उसने वहाँ पर एक अजीब सी दृश्य, मतलब अजीब सी दृष्टि से उसने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है. तो वो मालिक गंगाराम, उसने वहाँ पे सब देखकर और अपने मालिक पर आके, यजमान के साथ आकर उसने पूछा कि मालिक, बाजार में एक अधेड़ स्त्री की पालकी को वहाँ का राजा और कहार उठा के ले जा रहे थे और 15-16 साल का लड़का हाथ में धनुष बाढ़ लिए साथ साथ चल रहा था. उसके बारे में मुझे बताओ कि क्या माजरा था. ये देखो, ये लेके जा रहे हैं एक लड़की को उसमें बिठा के. रात में गंगाराम जब आराम करने लेटे और बुलाकी उनके दोनों पैर दबाने लगा तो गंगाराम ने कहा, बुलाकी, डोली को उठाकर चलने वाला यहाँ का राजा चंद्रदत्त है. डोली में बैठी अंधेर स्त्री उनकी रानी ज्ञानवती है और धनुष बाण लेकर चलने वाला लड़का उनका बेटा विशाल है. लेकिन वे इस प्रकार क्यों चल रहे थे? बुलाकी ने पूछा. तब गंगाराम ने बुलाकी को एक कहानी सुनाई. उसने कहा, बुलाकी, यहाँ के राजा चंद्रदत्त की 3 रानियां थी. एक यह ज्ञानवती है जो सबसे बड़ी है, और दूसरी किशोरी, और तथा तीसरी सोमवती. तीनों ही संतानहीन थी. परंतु एक दिन बड़ी रानी ज्ञानवती ने जब राजा को बताया कि वह गर्भवती हैं तो वह राजा बहुत खुश हुआ.
लेकिन छोटी और मंझली रानी जल भुनकर राख हो गई। तब उन दोनों में राजपुरोहित से मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजपुरोहित से कहलवा दिया कि राजा ने यदि पुत्र का चेहरा तो देखा तो वह मर जाएगा। किसके किसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था? उसने मझली रानी और राजपुरोहित और दोनों ने मिलकर, दो रानियों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि राजपुत्र कहलवा दे कि यदि कोई पुत्र अगर राजा अपनी पहली पत्नी के पुत्र का चेहरा देखेगा तो वह मर जाएगा। राजा घबरा गया। वह अपनी लड़की रानी को तीर्थ यात्रा के बहाने से काशी ले गया और वहाँ एक रात धर्मशाला में उसे सोते हुए छोड़कर वापस चला आया। सुबह स्नान होने पर रानी ने जब राजा को नहीं देखा तो वह बहुत रोई। तब धर्मशाला के प्रबंधक ने रानी को सहारा दिया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा को छोड़कर चले जाने पर रानी को किसने सहारा दिया था? राजा को छोड़कर चले जाने पर धर्मशाला के प्रबंधक ने रानी को सहारा दिया और फिर उसके बाद उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उधर दोनों रानियों में मंत्री से मिलकर राज्य पर अधिकार करने की योजना बनानी प्रारंभ की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बड़ी रानी का लड़का विशाल बड़ा हो गया। एक बार उसके साथ के लड़कों ने उससे उसके पिता का नाम पूछा तो वह सोच में पड़ गया। उसने अपनी माँ से अपने पिता का नाम पूछा तो उसने अपने पुत्र को उसके पिता का नाम बताकर कहा कि उसे आज तक यह पता नहीं है कि उन्होंने मेरा त्याग क्यों किया था। उसी समय उन्हें पता चला कि धर्मशाला का प्रबंधक बहुत बीमार है। दोनों माँ बेटे उसे देखने गए। तब प्रबंधक ने एक धनुष बाण लड़के को देखकर कहा कि यह धनुष बाण उसके पिता का है। इतना कहकर वह प्रबंधक मर गया। प्रबंधक ने धनुष बाण किसे दिया था? प्रबंधक ने धनुष बाण उनके लड़के को दिया था। नेक्स्ट पेज। उसका दाह संस्कार करके दोनों माँ बेटे वहां से चलकर अपने राज्य में वापस आए। वहां एक धर्मशाला में अपनी माँ को छोड़कर विशाल राजधानी देखने गए और उसने देखा कि राजा के मंत्री के कहने पर उसने महल के पड़ोसी देश को राजा ने अपनी सेना के साथ घेर रखा है। विशाल ने शत्रु की सेना ललकारा और अपने बाणों के प्रहार से शत्रु सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाण जब कमान से छूटता है तब हजारों बाणों के रूप में शत्रु पर प्रहार करता है और फिर वापस उसकी कमान पर आ जाता है। विशाल के प्रहार से शत्रु सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। तब राजा चंद्ररत्न उस वीर बालक को दरबार में बुलाया। इस पर उस बालक ने सेनापति से कहा कि वह ऐसे अन्यायी राजा के दरबार में नहीं जाएगा जिसने अपनी रानी को गर्भवती होते हुए बिना किसी कसूर के त्याग दिया था। सेनापति ने राजा से कहा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फौरन सेनापति के साथ उस बालक के पास आया और उससे पूछने लगा कि उसे यह बात कैसे मालूम है। तब उसने राजा को साफ साफ बता दिया कि वह रानी ज्ञानवती का पुत्र है। राजा अपने पुत्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह तत्काल उसे लेकर धर्मशाला पहुंचा और रानी से क्षमा मांगते हुए और उसे पालकी में बैठाकर राजमहल वापस लाया गया। यह वही दृश्य था। गंगाराम की बात सुनकर बुलाके ने पूछा, फिर उन रानियों और उन मंत्रियों का क्या हुआ जिन्होंने षड्यंत्र रचा था? गंगाराम ने कहा, बाल्की राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर बहुत फटकारा और बात सच पूछी तो राजपुरोहित ने रानी और मंत्री के षड्यंत्र के बारे में सच सच बता दिया। इस पर राजा ने दोनों रानियां, मंत्री और राजपुरोहित को भरे बाजार मौत के घाट उतरवा दिया। अपनी बात खत्म करके गंगाराम तो सो गए, बुलाकी नाई भी सोने चला गया। राजा को अपने पुत्र से मिलकर कैसा लगा? राजा को अपने पुत्र से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। विशाल के अन्यायी राजा किसे कहा और क्यों? विशाल ने अन्यायी राजा उसे कहा जो एक गर्भवती महिला को अपने साथ छोड़कर चला गया था। अपनी बात खत्म करके गंगाराम सो गए और बुलाकी नाई भी सोने चला गया। सच में बात जानने के लिए राजा ने किसे फटकार लगाई? सच बात जानने के लिए राजा ने सेनापति को फटकार लगाई। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको आया ये चैप्टर समझ में? इसलिए हमें हमेशा किसी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। इस चैप्टर में हमें इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी दूसरों की बातों में नहीं, जब तक हम कोई बात खुद से नहीं सुन लेते तब तक हमें किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में? देखो, बुलाकी नाई ने जो क्वेश्चन पूछा था, गंगाराम ने उनको उसके सारे सवालों का जवाब दिया और वो उसके साथ आगे भी चला गया। आया समझ में? इसलिए हमें हमेशा क्या करना नहीं चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। जो बात हम सुनते हैं हमें उसी बात पर विश्वास करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 11 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ हम
PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे और आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। चैप्टर को आपको 2 टाइम्स रीड करना है और अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।